वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है कि आप मुझे मार डालो। एक लड़का जो उसके सामने खड़ा होता है वो मायूस होकर कहता है ठीक है। वो लड़की उस लड़के से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मैं बिना दर्द के मरना चाहती थी। वो लड़का थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सेरेना के वफादार सेवक के रूप में यह? वो कहती है हाँ। फिर वो एक तिरछी नजर से देखती है और सोचती है यह वफादार सर्वेंट। मैं पहले से ही जानती थी कि मुझ पर हमला करने के लिए मंत्र सुनने में वह कितना क्यूरियस था। फिर जो उसका सर्वेंट होता है वो उस पर जादू करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। वो सोचती है सबसे ज्यादा पागलपन भरा कैरेक्टर सेटिंग वाला। हम उस सर्वेंट को देख पाते हैं जिसकी चेहरा इविल हो जाता है। वो लड़की कहती है इसीलिए बस जादू वाली बात भूल जाओ, ऐसा ही हो। वो लड़का कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है और फिर कहता है लेडी सेरेना मजाक करना बंद करो। उसके बाद हमें सेरेना बताती है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही जागी हूँ। यह द क्राउन ऑफ डन नामक नॉवेल की दुनिया है। मैंने यह नॉवेल अपनी छोटी बहन के लिए लिखा है जिसे कहानियाँ बहुत पसंद है। सच कहूँ तो यह किताब दिलचस्प नहीं है। मैंने उसे यह अनगिनत बार पढ़कर सुनाया है। पुरानी दुनिया में मेरा जिंदगी लगभग मेरी छोटी बहन के लिए है। मुझे एक अनाथ के रूप में दो पति पत्नी ने गोद लिया, लेकिन न केवल बहुत समय बाद बल्कि बहुत समय बाद उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। दुर्भाग्यवश मेरी छोटी बहन बहुत कमजोर पैदा हुई थी। मेरे माता पिता सारी दुर्भाग्यों का दोष मुझ पर डालते हैं। मैं बहुत भूखी रह गई, अक्सर चिल्लाया गया, कहा गया शापित और उसे पीटा गया। मुझे सब कुछ सिखाया गया है। मेरा जिंदगी अब उस बेचारी छोटी बहन के साथ बंध गया है। मुझे सब कुछ सीखना चाहिए, वह चीजें जिन्हें करने की मुझे अनुमति थी। यह सब निर्णय मेरे माता पिता द्वारा लिए गए थे और सब कुछ मेरी बहन के लिए था। वहाँ नहीं था यहाँ खड़े होने की जगह। मैं कभी कभी अपनी बहन से नफरत करती थी क्योंकि मैंने अपने माता पिता के हर निर्णय का पालन किया था। उनके लिए सब कुछ अनिच्छा से किया था, लेकिन जब उसे बिस्तर पर लेटा देखा अपने दिल की गहराई से मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती। इससे मुझे और भी बुरा महसूस हुआ। हमारा रिश्ता सही नहीं था। एक दूसरे से नफरत करने के बावजूद भी एक दूसरे पर भरोसा करना नहीं, यह इतना मुश्किल था कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था। हम इस बात से अवगत थे। मेरी बहन 20 साल की उम्र से पहले ही मर गई थी और मेरा काम खत्म हो गया। उसके ठीक बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, सड़क पर फेंक दिया गया। मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं था। एक बिल्डिंग की टॉप पर वो खड़ी थी, बिजलियां चमक रही थी। वो खुद से कहती है मेरे जीने से किसी इंसान के लिए जिसने अपना पूरा जिंदगी लोगों के आदेश का पालन करने में समर्पित कर दिया। मैं इतना थक गई थी कि किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मैं बस खुद को छोड़ना चाहती थी। मैं किसी भी दर्द से थक गई थी। मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने बहन को याद करती है और सोचती है जब भी मैं तुम्हारे
बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतना दुख क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने अपना पूरा जिंदगी आपको समर्पित कर दिया? कम से कम मुझे उसकी मुस्कान के बारे में तो सोचना चाहिए था, है ना? बस थोड़ा सा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं सचमुच ठीक होती, लेकिन यह ठीक है, बस अंत। हाँ, इससे चोट तो नहीं लगी। क्या यह मौत के बाद की दुनिया है? एक मेड जो पर्दा हटा रही होती है, टेबल जो खाने से भरा होता है, मेड जो आसपास रहती है, उन्हें देखकर सेरेना सोचती है, क्या यह बहुत रोशनी नहीं है? मेड जो अचानक उसे जागते हुए नोटिस करती है, बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है, लेडी सेरेना, आखिरकार आप जाग गए। एक बड़ी सी मेंशन हमें दिखाई जाती है। उसके अंदर बहुत सारे मेड्स होते हैं जो कहते हैं, सेरेना जाग गई, क्या आपको कहीं चोट लगी है? कोई कहता है। इसके बाद हम सेरेना की फैमिली को देखते हैं, जहां उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बड़ा भाई आया होता है। सेरेना की मॉम कहती है, सीढ़ियों से गिरे हुए तुम्हें 4 दिन हो गए, तुम आखिरकार जाग गई, आपको याद है? भाई कहता है, सेरेना। पिता भी उसके लिए दुख में होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था सेरेना। वो अभी भी सोच रही होती, ये लोग कौन हैं? वह आवाज़ फिर से सुनाई दी, वो खांसती है। तो वह लोग घबरा जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। सेरेना, डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, प्लीज शांत हो जाए। लेडी कई दिनों से बेहोश थी, उसे बोलने में दिक्कत हो रही होगी। सेरेना पड़ी पड़ी बिस्तर में सोचती है, खैर यह सिचुएशन क्या है? अब मेरे लिए बिस्तर पर वापस जाने का समय हो गया है। यह यंग लड़का सेरेना का बड़ा भाई है। वह बेचारा सेरेना का भाई, नाम अरुण व्हाइट, सेरेना का बड़ा भाई। क्या ये दोनों माता पिता है? डियर, हमारी बेचारी सेरेना क्या करेगी? आइए हम अपने प्यार से उसकी रक्षा करें। ड्यूक और डचेस व्हाइट सेरेना के माता पिता। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आत्महत्या के बाद मैं सेरेना बन गई हूँ। सभी लोग प्लीज शांत हो जाए। सेरेना व्हाइट। तो फिर असली सेरेना कहाँ चली गई? वो अपने ख्यालों में डूबी होती है, पता नहीं, परवाह नहीं। फिर से खाने का मेज सजा दिया जाता है। मेड्स खुश होकर कहती है, माय लेडी, हम आपके लिए कुछ खाना लाए हैं। सेरेना खाने की टेबल पर बैठी होती है, शांत दिख रही होती है। वो एक बाइट लेते हुए सोचती है कि क्या ये किसी बीमार इंसान के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? वैसे भी मुझे भूख लगी है, चलो पहले खाना खा ले, फिर मुझे बिस्तर पर भी तो लौटना है। फिर से हम मेंशन देख पाते हैं, फिर हम खिड़कियां देख पाते हैं, फिर हम सेरेना को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी खास रही होती है और सोचती है, मैं कुछ दिनों के बाद कुछ आवाजें निकाल सकती हूँ। हालांकि यह अभी भी क्लियर नहीं है। माता पिता जो उससे मिलने आए हैं वो चमक रहे होते हैं। माँ पुकारती है, सेरेना। सेरेना उन्हें देख सोचती है, सेरेना के माता पिता। मॉम कहती है, क्या आपको कुछ बेहतर महसूस हुआ? फिर वो कहती है, हाँ मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। मॉम उसकी बातें सुनकर चमकने लगती है और खुश होते हुए कहती है, अब आप बात कर सकते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ। वो अपने मॉम डैड यानी कि असली सेरेना के मॉम डैड को देखकर अजीब निगाहों से देखती है, फिर सोच में पड़ जाती है। मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं अभी तक आप दोनों को पिता और माता नहीं कह सकी। फिर वो कहती है, वैसे यह कहा है और आप दोनों सच में कौन हैं? वो उस लड़के को देख पाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो बताती है, फिर तो बस मंत्र वाली बात बोल ही गए, शायद यही सबसे अच्छा है। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो उसे देख खुद से कहती है, आपका क्या मतलब है?
लड़का आगे बढ़ रहा होता है। माता पिता उसे देखते हुए माँ कहती है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया? यह हमारा व्हाइट मैंशन है। वो कहती है, हम एक परिवार है। क्या आपको लुकास याद है? राजकुमारी एरियल के बारे में क्या ख्याल है? या घर की नौकरानियाँ? क्या आपको हाल ही में हुई पार्टी याद है जिसमें आप शामिल हुए थे? सेरेना सोच में पड़ जाती है। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं याद है। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। यह क्राउन ऑफ डन नामक एक रेडिकुलस और पचकाना नॉवल है और उस किताब में विलन थी सेरेना और यह इंसान। अरे शायद जब वह छोटा था तो सड़क पर उसे परेशान किया जाता था, जिसके बाद सेरेना उसे घर ले आई थी। सेरेना ने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया था, उसे नौकर से ज्यादा गुलाम समझा था। उसकी सेवा करते हुए वह हमेशा उसकी बात मानता था और जो कुछ वह कहती थी वही करता था, जबकि उसके अंदर वफादारी की कोई भावना नहीं थी। बाद में उसने सेरेना को धोखा दिया और किसी और से ज्यादा उसे मारना चाहता था। सेरेना उस लड़के को देखकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपनी बिस्तर पे बैठी बैठी ऊपर देख रही होती है और खुद से कहती है, कितना आरामदायक बिस्तर है, सब कुछ नरम और आरामदायक। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं पर ही रह सकती हूँ। फिर वो कुछ देख पाती है, अपने हाथ आगे करती है और खुद से कहती है, मैं सेरेना बनूंगी। विलन सेरेना एक लालची महिला थी। वाह, ईर्ष्या करती है और हमेशा हर उस चीज की चाहत रखती है जो उसके पास नहीं है। ड्यूक की उपाधि जो उसके भाई हारून को दी गई कोई अपवाद नहीं है, लेकिन वह इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि वह पद पा सके और वह सब कुछ जो वह चाहती थी पा सके, चाहे वह कितने भी दिन और रात पढ़ाई करे, यह काम नहीं करेगा। सेरेना के अपोजिट एरान एक उत्कृष्ट और बौद्धिक इंसान थे। इसके अलावा सेरेना के आसपास के हर प्रतिभाशाली इंसान ने उसकी ईर्ष्या को और भी बदतर बना दिया और उसके बाद ईर्ष्या फूट पड़ी। सेरेना ने खुद को अपने भाई के व्यवसाय में शामिल कर लिया था और यह कहानी की मेन कैरेक्टर राजकुमारी एरियल से संबंधित थी। सेरेना के भाई और नायक एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि सेरेना सफलतापूर्वक उनके रिश्ते को नष्ट कर रही थी। उसके और उससे जुड़े सभी गलत कामों का पता चल गया। निराशा में पड़ना, सेरेना ने सब कुछ खो दिया था और जल्द ही वह कमजोर और बीमार हो गई और 23 साल की उम्र में वह सलाखों के पीछे अकेले मर गई। यह उसकी कहानी है। ओह, यह लेटना अच्छा है, बहुत आरामदायक। मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं चाहिए। जीना या मरना मुझे परवाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। शायद शुरू से ही मेरे पास कुछ भी सही नहीं था। मैं सीढ़ियों से कूद गई क्योंकि यह मेरा इरादा था। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन भगवान मुझे किसी और के शरीर के अंदर क्यों रहने दे रहे हैं? क्या यह सिर्फ बर्बादी नहीं है? कितना दर्द है। चलो बस जाए, यह सिर्फ एक सपना था। वह अपने पुरानी यादों को याद करती है। जिस दिन वह गुजरी मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। मुझे तो बस यही लगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। क्या यह है मरने से पहले की सेरेना जो चिल्ला कर कहती है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज, कम से कम कोई तो कम से कम साथ हो इस समय, प्लीज, अकेला इस कदर नहीं, मुझे इस तरह से नफरत है।
मैं खराब थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत बुरी थी। प्लीज कोई मुझे बचा लो। कितनी गड़बड़ है। क्या इसलिए तुमने मुझे बुलाया है? सेरेना, वह चाहती थी कि जब वह मर जाए तो कोई उसके साथ हो, और तुमने मुझे बुलाया एक अकेले इंसान की तरह ही, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। वह समय जब मैंने खुद को मारने का फैसला किया। आपने मुझे इस दुनिया में इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे अपने जिंदगी पर कोई पछतावा नहीं है। क्या आप दर्द में मरना नहीं चाहते? क्या आप इससे पहले मरना चाहते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह बीमार हो जाए और आपको अकेले रहना पड़े? खैर, जो भी हो, अब से मैं मिस सेरेना के शरीर में रहूंगी जब तक कि 23 साल की उम्र में उनका मौत नहीं हो गया। तो इसीलिए वो करवटें बदलती रहती है, खुद से कहती है। खैर, हम वापस आ गए हैं। एक चमकती सुबह दिखाई जाती है जहाँ सेरेना कह रही होती है, खुद की इच्छाओं को सुनना इतना बुरा नहीं है ना? वो एक जगह लेटी होती है और खाना खाते हुए कहती है, अंत में यह इतना भी आसान नहीं है। तब से मैं एक बेहतर जिंदगी के लिए बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी जगह जाती हूँ वहाँ नौकरानियाँ मेरी देखभाल करती है। बस एक छोटा सा टहलना। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, घर में इतने नौकरानियाँ क्यों है? हाँ, जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कब मैं दुख में अचानक मर जाऊँ। किसी भी तरह से यह एक ही है। आज मौसम बहुत सुहाना है। चलो थोड़ी देर के लिए झपकी ले ले। एक तलवार दिखाया जाता है, किसी की सुनहरी बाल जो हवा में उड़ रही होती है। सेरेना को आवाज़ें सुनाई देती है। वो खुद से कहती है, क्या यहाँ कोई है? खैर, यह ड्यूक का निवास है। मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे लगता है कि यह ठीक है। फिर वो सो जाती है और उसके सिर पे एक पक्षी बैठी होती है। वो उठती है और सोचती है, यह इतना शोर क्यों है? क्या तमाशा चल रहा है? वो धीरे से आगे बढ़ती है और एक सुंदर खूबसूरत आदमी को देखती है जो तलवार प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसे देख मन ही मन कहती है, मुझे मत बताओ। वह इंसान लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा होता है। वो उसे देखती है और कहती है, क्या वहाँ प्रैक्टिस का मैदान नहीं हो सकता? ड्यूक की हवेली। इसी जगह पर फिर से तलवार का कौशल। वह जमीन पर लेटी लेटी उसे आदमी को देखे सोचती है, मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मगर उसके बाल जो होती है वह झाड़ियों में उलझ जाती है। तो वह खुद से कहती है, यह क्या, मेरे बाल एक पेड़ में अटके हुए हैं। वो छुड़ाने की कोशिश करते हुए सोचती है, मेरे बाल इतने पतले क्यों हैं? क्या यह मामला साजिश में है? यह क्या है? मैं नहीं कर सकती, मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। वहाँ पर तभी उस प्रैक्टिस करने वाले लड़के को भी आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर सिर घुमाकर देखता है, फिर वो अपने फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है। हम सेरेना को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। वो लड़का तीखी नज़रों से इधर उधर देखता है, तलवार की पोजीशन सेट करता है, 2 कदम पीछे हटता है, जिसे देखकर सेरेना खुद से कहती है, मैंने अभी तुम्हें बुलाया था क्या? वह चला गया। अचानक वो गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। वहाँ से संकट होती है और हम सेरेना के उसी सर्वेंट को देख पाते हैं जो कि बैठकर कुछ मीठा खाते हुए कहता है, चाहे मैं इस केक को जितनी बार भी खाऊं, मुझे कभी बोरियत नहीं होती। वो केक खाते खाते सोचता है, माय लेडी, आराम करने के लिए केक चबाना। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ नहीं होगा। हम सेरेना को देख पाते हैं जहाँ वही लड़का उसके सामने झुककर कहता है, क्या यह
लेडी सरीना नहीं है, पहले आपका ध्यान न देने के लिए क्षमा करे। सरीना उसकी बातें सुनकर कहती है, सब ठीक है, प्लीज मेरी मदद करे, मेरे बाल उलझे हुए हैं और झाड़ियों में फंसे हुए हैं। लड़का तो पहले थोड़ा सा झिझकता है, फिर वो दिखते दिखते हंसने लगता है। सरीना सोचती है वो क्यों हंस रहा है। वो मायूस सा चेहरा बनाती है और सोचती है क्या यह मजाकिया है। वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसे देख के सरीना फिर से सोचने लगती है, अरे अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंसते रहे, मैं जानती हूँ आप कैसे हैं, क्योंकि आप ड्यूक के निजी कैनाइट है, यह नॉवेल का हीरो है। वो खुद से कहती है, यह फिर क्या है। वो उसका नाम याद करती है और कहती है, मिस्टर लुलू। यह सुनकर वो लड़का चिढ़ते हुए कहता है, मैं लुकास हूँ। तो सरीना कहती है, ओह मिस्टर लुकास, प्लीज मेरी मदद करे, मेरे बाल उलझे हुए हैं और मैं नहीं कर सकती। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं, हाँ लेडी व्हाइट सरीना। सरीना कहती है, हाँ शुक्रिया। फिर वह धीरे से उसके पास जाता है और सोचता है, व्हाइट सरीना, आप ड्यूक की मालकिन बनने के लिए योग्य नहीं है। सरीना थोड़ी देर ऊपर देखती है और कहती है, कितना अच्छा दिन है। वो आगे बढ़ती है और याद करती है कुछ घंटे पहले जब वो लुकास से मिली थी। सरीना व्हाइट परिवार के डचेस इस साल 19 साल की हो गई है। एक लेडी जो अपने लालच के लिए फेमस है। परिवार के सभी लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन बस यह लेडी ही क्यों। इस यंग लेडी का लक्ष्य अपने परिवार के ड्यूक की उपाधि हासिल करना है। जैसे ही वह अपने भाई के बारे में सुनेगी, हारून वारिस होगा, उन्होंने वैकुंठता से खुद को इस पद के लिए योग्य घोषित किया। इसके अलावा वह लगातार राजकुमारी एरियल को परेशान करती है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह हारून से शादी करने वाली है। अगर शादी सफल रहा तो सिंहासन पर हारून का उत्तराधिकार और भी ज्यादा ठोस होगा, लेकिन अभी तक यह कोई बड़ी बात नहीं रही है। ड्यूक और दूसरे लोग अभी भी राजकुमारी सरीना के अप्रिय बर्ताव से अवगत है, लेकिन क्योंकि राजकुमारी एरियल इसे बड़ा मुद्दा नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए सभी ने चुप रहने का फैसला किया। जैसा कि एक्सेप्ट था, लेडी सेरेना ड्यूक के परिवार के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आज वह कुछ अलग दिख रही है। मैंने सुना है कि उस लेडी ने अपनी याददाश्त खो दी है। तो क्या मूड भी बदल जाता है? क्या यह सच में वही राजकुमारी है जो हर समय शोर मचाती और हंगामा करती है? ऐसा लुकास सोच रहा होता है। लेकिन अगर यह वर्तमान सिचुएशन है तो ड्यूक और परिवार की गरिमा कम नहीं होगी। शायद यह बेहतर होगा कि यह लड़ी अपनी याददाश्त खोती रहे। फिर कुछ देर बाद वो कहता है, माय लेडी यह हो गया। फिर सरीना सोचने लगती है, एक बात तो पक्की है, लुकास को नायिका एरियल बहुत पसंद है। 19 साल सरीना की सर्दी, वह बर्फीला दिन था। एरियल को सरीना ने धोखा दिया और वह बर्फीली सड़क पर एरान का इंतजार करती रही, लेकिन जब वह कोलों से गिरने वाली थी तो लुकास ने उसकी मदद की। ऐसी दयालुता और देखभाल के साथ सरीना के प्रभाव के कारण एरान के साथ संबंध तोड़ने के बाद एरियल को लुकास से प्यार हो गया। अब चूंकि सरीना 19 साल की हो गई है, अब वसंत आ गया है, कुछ महीने में सर्दी आ जाएगी, तो अभी के लिए लुकास अभी भी बस देखता है। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं। सरीना उसके कान के पास जाकर कहती है, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? फिर वो सोचती है, यह सही है, लुकास ड्यूक का निजी कैनाइट और एक प्रतिभाशाली शूरवीर के रूप में प्रसिद्ध
अगर मैं उससे दोस्ती कर सकूं तो वह ज़रूर से मेरे अंतिम संस्कार में दुखी होगा। लुकास फिर कहता है, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। जिस पर सेरेना कहती है वह सचमुच इसकी मदद नहीं की जा सकती। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं, फिर सेरेना जाने लगती है और पीछे पलट कर कहती है, तो चलो कहीं और चले। जिस पर लुकास हाँ करता है। सेरेना आगे आगे और लुकास पीछे पीछे जा रहा होता है। जाते हुए सेरेना खुद से कहती है, दोस्त। फिर वह अपने पुरानी जिंदगी याद करने लगती है। बताती है कि पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि अतीत में मेरा कोई दोस्त नहीं था। प्राथमिक विद्यालय के बाद से ही मैं अपनी छोटी बहन की देखभाल के लिए हमेशा स्कूल के बाद सीधे अस्पताल जाती थी, जहाँ उसके पिता चिल्लाकर कहते हैं, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं दोस्त बनाने के लिए? वो कहती है, मुझे माफ कर दो माँ। माता पिता जो उसे कहते हैं, यदि आप अभी भी हमें माता पिता कहना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनो, वरना हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वह कहती है, हाँ मैं समझती हूँ। गुस्सा कर देने वाला। उसकी आंखों में डर, नफरत सब कुछ दिख रहा होता है। जब मैं बच्ची थी तो मैं अपने माता पिता की पीठ पीछे छिपकर गेम खेलने निकल जाती थी। यह उस समय एक लोकप्रिय खेल था और मेरे सहपाठियों के लिए उस समय चर्चा का विषय था। जब मैंने पहली बार यह गेम खेला तो मुझे कुछ भी पता नहीं था और बस बड़े बॉस वाले क्षेत्र में लड़ने के लिए दौड़े। फिर क्योंकि मेरा आक्रमण आंकड़ा बहुत कमजोर था, राक्षसी आक्रमण के बाद जिस कैरेक्टर को मैंने निभाया था उसकी जान चली गई। जब मैंने देखा कि मेरा एचपी तुरंत ही वापस ओ पर चला गया तो मैं दंग रह गई। खेल में मेरी रुचि कम हो गई। मैंने चुपचाप कंप्यूटर बंद कर दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है, बस थोड़ा सा निराश। फिर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। वह मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता। फाइनली वह पहुंच गई। अगर मैं यहाँ घंटी बजाऊं तो पूरी हवेली में हलचल मच जाएगी। मुझे माफ करना सेरेना। अंत में आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि मैं किसी को उसके अंतिम संस्कार में दुखी कर सकूं। मुझे तो यह भी यकीन नहीं है कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो अंतिम संस्कार में कोई रोएगा भी या नहीं। और आपने वह सीन पहले ही देख लिया था, है ना? लेकिन इस तरह से सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना, मैं इस बात से थोड़ा दुखी हूँ। सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं है। मैंने अपने पिछले जिंदगी में सुधार करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सेरेना, आप आशा कर रहे थे कि आपको दर्दनाक मौत नहीं मरनी पड़ेगी, है ना? आसमान की तरफ देखते हुए वो खुद से कहते हैं, इसीलिए मैं अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगी यह डिसाइड करने के लिए कि आप वह मौत पाओ जो तुम चाहते हो। कम से कम बीमारी में अकेले मरने से बचे। आओ आगे बढ़ती है। वो कूदने वाली होती है और सोचती है, सेरेना अभी भी एक परिवार है। ड्यूक के परिवार में उसकी देखभाल और प्यार एक राजकुमारी की तरह किया जाता है। आखिरकार वे अभी भी उसके साथ रहेंगे। कम से कम वे सेरेना के लिए आंसू तो बहाएंगे। तो अगर मैं आत्महत्या कर लूं और इस रास्ते को चुनूं, मुझे यकीन है कि यह सब ठीक रहेगा। यह उस समय से बहुत बेहतर है जब मैं मर गई थी। दोनों बार मौत को चुने। वो गिरने लगती है, खुद से कहती है, शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम लुकास को देख पाते हैं जो वहीं से जा रहा होता है और सोच रहा होता है, सचमुच राजकुमारी के बारे में कुछ बहुत ही अजीब बात है। दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई। शायद यही कारण था कि उसका व्यक्तित्व भी बदल गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले कुछ दिनों से कमरे में ही थी, लेकिन वह इसी जगह अकेली क्यों थी और वह ऐसा क्यों करेगी। मेरे दोस्त बनना चाहती हो। मैं उससे दोस्ती करने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी। वो अपना माथा पकड़ लेता है और खुद से कहता है, क्या यह कन्फ्यूजन करने वाली भावना क्या है। वो अचानक टावर की तरफ देखता है और कहता है, वैसे यहाँ घंटाघर आता है। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कई महत्वपूर्ण चीज खो रहा हूँ। जब मैंने मना कर दिया तो राजकुमारी थोड़ी निराश हुई। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, इस तरह दोषी महसूस करना। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। बिल्कुल नहीं। वो शौक हो जाता है, पीछे पलटता है, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते सीढ़ी चढ़ता है। वो सेरेना को गिरते हुए देखता है, पसीने से लथपथ होता है। सेरेना भी वहाँ खड़ी होती है। वो गिरने वाली होती है कि लूकास उसे पकड़ लेता है। वो उसे खींच कर लाता है, गले से लगाता है और फिर घबरा कर छोड़ भी देता है। सेरेना उसकी तरफ देखती है और पूछती है, सर लुलू। वो फिर से घबरा कर कहता है, मैं लूकास हूँ। सेरेना कहती है, क्या आप मुझे यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सेरेना जमीन पर बैठी हुई होती है और लुकास की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आपने मुझे यहाँ तक फॉलो किया। जिस पर लुकास कुछ ना कहते हुए चुप रहता है, मगर सेरेना लुकास की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचती है, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो। वह इतनी शांत कैसे रह सकता है। लुकास कहता है, क्या आप इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। सेरेना ना में जवाब देते हुए सोचती है, यह सच है। आपके इनकार से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एचपी लाइन दूसरी बार फिर से ऊपर आ गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ इसीलिए मरना चाहती हूँ क्योंकि तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। मुझे ठुकराने वाला एथन था, लेकिन अगर उसने अभी गलती से मुझे धक्का दे दिया तो मुझे अब भी खुद पर शक है। लुकास बस सेरेना को देख रहा होता है। वह सोचती है, अगर गौर से देखे तो वो कई मायनों में एक दयालु और प्रतिभाशाली इंसान है, इसीलिए वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। एक टैलेंटेड कॉन्फिडेंट इंसान। शायद इसी वजह से, क्योंकि वह इसी तरह का इंसान था, उसे लगा कि उसकी आत्महत्या के लिए वह खुद जिम्मेदार था। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा और चलना चाहिए था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सेरेना लुकास से कहती है। लुकास सेरेना से कहता है, क्या आपको यकीन है। वो हाँ में जवाब देती है। लुकास आगे कहता है, तो फिर तुम कूदने की कोशिश क्यों कर रहे हो। सेरेना चुप रहती है और सोचती है। वह बहुत जिज्ञासु है। उसे जरूर लग रहा होगा कि वह दूसरों की मदद कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे इतना कुछ पूछेगा। फिर सेरेना लुकास से पूछती है, क्या हम इतना करीब है कि हम इस बारे में बात करें। लुकास कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके करीब हूँ या नहीं। सेरेना कहती है, सर लुकास, मेरे एक्शन का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको इस पर ध्यान देने या खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर यह सच है कि मैं कूद गई थी तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर दूंगी। आपको गलतफहमी होने के लिए माफ करें। प्लीज जाए। दोनों मुड़ जाते हैं चले जाने के लिए। सेरेना सोचती है, उफ, मेरे कमर। उसके कर राह सुनकर लुकास पूछता है, अगर मैं चला जाऊं तो क्या तुम फिर से नाचोगे, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश। सेरेना कहती है, दिन में 2 बार ऐसा कौन करता है। जाते हुए सोचती है, दिन में 2 बार बहुत ज्यादा है। अब सीढ़ियों से नीचे कैसे उतरे। लुकास, पहले नीचे जाओ। अगर वो वहाँ है तो मैं 4 पैरों पर चल कर जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। मौत की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैंने वो फैसला ले लिया था, लेकिन कभी कभी फैसला लेने से पहले मैं हिचकिचाती थी।
अगर मौत इतनी आसान होती तो मैं 15 साल की उम्र में ही मर गई होती। लेकिन मेरे कमर में मुझे शक है कि मेरी कमर टूट गई है। तभी लुकास आह भरते हुए आगे बढ़ता है और सेरेना को गोदी में उठा लेता है। सेरेना लुकास से कहती है, क्या तुम मुझे नीचे गिराने वाले हो? लुकास मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैं इस लड़ी को यही छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि आप रात में नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए प्लीज दोबारा ऐसी जगहों पर ना जाए। ठीक है, मेरा इरादा पहले सीढ़ियों से नीचे जाने का नहीं था। सेरेना लुकास से कहती है, जिससे जिससे लुकास बस आह भरते हुए कहता है, अरे बाप रे, ऐसा क्यों है? सेरेना सोचती है, क्या वो इतना निराश है? वह उसकी गोदी में बहुत आराम महसूस करती है और धीरे धीरे उसकी पलकें छोटी हो जाती है और वो लुकास की बाहों में सो जाती है। लुकास सोचता है, अंत में उसने क्या सोचा। सीन कट होता है, महल पर शिफ्ट होता है जहाँ सेरेना की डैड और भाई आए होते हैं। पिता कहते हैं, जब मुझे पता चला कि सेरेना अपने कमरे में लंबे समय तक लेटे रहने के बाद टहलने जाना चाहती है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसे जाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस हालत में वापस आएगी। यह सब मेरी वजह से हुआ है। क्या उसने आत्महत्या करने की कोशिश की? सेरेना के पिता को दिल में दर्द होने लगता है और लुकास और सेरेना के भाई उन्हें संभालते हैं। वह खुद को संभाल कर सेरेना के पास जाते हैं और कहते हैं, वो ऐसा क्यों करती है? सेरेना, उसने इतनी बेवकूफ़ी भरा हरकतें क्यों की? यह सब बातें बाहर खड़ा एथन सुन रहा होता है और बस चुपचाप नजरें झुकाए वह खड़ा रहता है। बाहर बारिश हो रही थी और महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमरे के अंदर सेरेना आराम कर रही होती है। डॉक्टर सेरेना से कहते हैं, क्या आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है? सेरेना कहती है, मेरा बट। डॉक्टर कहते हैं, क्या आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? सेरेना जवाब देती है, नहीं सिवाय मेरे बट के। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो क्यों? लेडी ने आत्महत्या करने की कोशिश की फिर से। सेरेना उनकी बातें सुनकर सोचने लगती है, तो फिर तुम्हारे सारे बाल क्यों नहीं उगते? फिर वह डॉक्टर से कहती है, सब कुछ बहुत ही परेशान करने वाला है। डॉक्टर बातचीत खत्म करके बाहर निकलते हैं। सेरेना के माता पिता से कहते हैं, चोट का कोई निशान नहीं था। ऐसा महसूस होता है कि यंग लेडी सीरियस मानसिक बीमारी से पीड़ित है। हमें इस बातचीत को कहीं और जारी रखना चाहिए। और सेरेना की मॉम डॉक्टर से पूछती है, तो मेरी बेटी में क्या खराबी थी? डॉक्टर बताते हैं, जब मैंने पूछा कि कल लेडी ने इमारत से छलांग क्यों लगाई, उसने कहा कि सब कुछ परेशान करने वाला था। इस मामले से जरूर वह अपनी पहचान खोने के बाद तनावग्रस्त और थकी हुई थी। यह इमोशनल कारण भी हो सकते हैं। अब वह एक आत्माहीन इंसान की तरह है। सेरेना की मॉम घबरा जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेरेना सेरेना की पापा डॉक्टर से कहते हैं, तो हम उसे ठीक करने के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हैं? डॉक्टर सिर हिलाते हैं और कहते हैं, फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम सिर्फ उस लेडी को देख सकते हैं। अगर हम उसे तुरंत अपनी यादें वापस पाने के लिए मजबूर करेंगे तो लक्षण और भी बदतर हो जाएंगे। हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी नहीं पता कि वह इससे भी बदतर कुछ करने का फैसला करेगी या नहीं। जिससे सेरेना की पापा माथा पकड़ लेते हैं। सेरेना की पापा लुकास को पुकारते हैं, जहां लुकास हाँ में जवाब देता है। सेरेना की पापा रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, लुकास प्लीज प्लीज मेरी बेटी सेरेना की रक्षा करे। सेरेना की पापा की बातें सुनकर लुकास सिर हिलाकर सहमति देता है। इसके बाद वह डॉक्टर को छोड़ने चले जाते हैं और हम सेरेना के भाई को परेशान होते हुए देखते हैं। वो सेरेना के बारे में सोचने लगता है। उसे सोचता हुआ लुकास भी देखता है। सेरेना के भाई लुकास को पुकारते हुए कहता है, लुकास प्लीज मेरी बहन की देखभाल करने में मेरी मदद करे। मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ।
लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं सेरेना को चोट ना पहुंचा दूं। लुकास सेरेना के भाई को दिलासा देते हुए कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो। फिर लुकास सोचने लगता है, एक गरीब बैरन के बेटे के रूप में मैं ड्यूक की बदौलत एकेडमी में पढ़ने में सक्षम हुआ। इसके अतिरिक्त ड्यूक ने अपने घर पर मेरे लिए एक निजी कमरा तैयार करवाया। ड्यूक और डचेस ने मुझे, जो उनके बेटे ऑरन की ही उम्र का बच्चा था, बहुत अच्छे से रखा। ऑरन मेरे लिए भाई जैसा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्त। इसीलिए मुझे पता है कि ऑरन अपनी बहन की कितनी परवाह करता है और सेरेना ऑरन से कितनी नफरत करती है। ये मुझे इस बात का अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह कुछ भी कहे मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ देर बाद हम सेरेना को देख पाते हैं, जो ईथन को बाहर जाने के लिए कहती है, मगर ईथन मासूमियत से कहता है, माफ कीजिए लेडी, मैं नहीं कर सकता। फिर सेरेना सोचती है, धिक्कार है, लगता है कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे जवाब में कुछ गड़बड़ थी। मुझे लगता है कि उन्होंने उसे यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि सेरेना की याददाश्त जाने से पहले वही उसके सबसे करीब था। लेकिन वो और सेरेना नहीं, क्या वह मुझसे इतनी नफरत नहीं करता कि मुझे जान से मार डालना चाहता है? अगर सोते समय वह मेरे सिर पर पत्थर मार दे तो क्या होगा? मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। फिर वो ईथन से कहती है, अच्छा, वैसे भी मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, तो क्यों ना आप थोड़ी देर बैठ जाओ। आप कहीं भी बैठ सकते हैं। लंबे समय तक खड़े रहने के बाद आपके पैर में दर्द जरूर होता होगा। जिसे ईथन थोड़ा घबराकर सोचता है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ईथन फिर मासूमियत से कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पैर ठीक है। लेकिन सेरेना घबराती हुई कहती है, मैं थकी हुई हूँ, तुम नहीं। मैं तुमसे सावधान रहने से थक गई हूँ, इसीलिए प्लीज बैठ जाओ। फिर ईथन मायूसी के साथ पलटता है और सेरेना की दिल की घबराहट वैसी की वैसी ही रहती है। ईथन जाकर एक चेयर पर बैठता है। सेरेना भी आराम से लेट जाती है और सोचती है, इतना उबाऊ, इस दुनिया में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। बहुत कम इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, इंटरनेट भी मौजूद नहीं है। अगर मुझे कोई गाना सुनना है तो मुझे पूरे ऑर्केस्ट्रा को अपने कमरे में लाना पड़ेगा। हाँ, मुझे उस समय आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। तो लुकास, खैर जो भी हो, तब एक और मौका मिलेगा। सच कहूँ तो जब मैं अपनी मौत की प्लानिंग बना रही होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है वह मैं मरने वाली हूँ। मैं अपनी मौत की प्लानिंग बनाऊंगी और फिर चली जाऊंगी। मुझे यह दर्दनाक एहसास नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह एहसास, क्या तुमने ऐसा सोचा था सेरेना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह इतना परेशानी वाला बात है। मैं यह सब उसके लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैं अगले का इंतजार करूंगी। अभी आने का अवसर है। खैर, सोने दो। वो सो जाती है और ईथन बस उसे सोते हुए देखता रहता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। बाहर चमचमाती सूरज उगी हुई होती है और सेरेना सोचती है, हकीकत खट्टी मिट्टी होती है, कैसे प्यारा। ईथन को देखते हुए सोचती है, जब मेरे आसपास के सभी लोग मुझे आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं देते। ईथन पूरे दिन मेरे कमरे में बैठा रहा। फिर कॉमिक्स की मैं लीड हर रोज मेरे कमरे में आता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे कमरे के दरवाजे पर लिखा था कि अगर वह हर दिन मेरा हालचाल लेगा तो उसे प्लस मिलेगा। फिर वह कहती है, आप बाहर जाओ और मेरे दरवाजे को देखो। ईथन उसकी तरफ पलटता है और कहता है, मैं समझ गया। फिर ईथन दरवाजे के बाहर जाता है और कहता है, इसे आज सुबह पॉलिश किया गया था। सेरेना उसकी तरफ देखती है और कहती है, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। लुकास कहता है, तो मुझे उस लड़की के साथ जाने दो। ईथन कहता है, मैं आपके साथ जाऊंगा। फिर बाहर की ब्लसम वाली जगह दिखाया जाता है।
जहाँ ईथन और लूकास सेरेना के पीछे होते हैं। जाते हुए सेरेना सोचती है, मुझे लगा था कि अगर मैं शांत हो जाऊं और आसपास के लोगों को कंफर्टेबल कर दूं तो सिचुएशन में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन 5 दिन बीत गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। या फिर क्या उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए 5 दिन ज्यादा नहीं है? 5 दिन बीत जाने के बाद भी सेरेना के माता पिता अब भी आकर मुझे नम आंखों से देखते हैं। जल्दी वापस आना सेरेना। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं सेरेना, सबसे पहले तो अगर आप एक पल के लिए सीरियसली सोचे, आपको बहुत प्यार किया जाता है। आप मुझे इस तरह जीने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? फिर वो दूर खड़े औरन यानी कि अपने बड़े भाई को देखती है, जो पीछे पलटकर सेरेना को देखते हैं। औरन के देखते हुए सेरेना सोचती है, सेरेना का भाई एक दयनीय सहायक भूमिका निभाने वाला इंसान। आरून वाइट। सेरेना का भाई सेरेना से कहता है, तुम ठीक हो? वह हाँ में जवाब देती है। आरून आगे कहता है, मुझे समझ आ गया, भगवान का शुक्र है। सेरेना उसे देख सोचती है, वह थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। मुझे यकीन है कि वह अपनी प्यारी छोटी बहन के बारे में चिंतित होगा, लेकिन मुझसे बात करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व को जानता था। पिछले 5 दिनों से अरुण दिन में सिर्फ एक बार मेरे कमरे में आता है। उन्होंने सेरेना के पूरी तरह से ठीक होने और परेशान न होने का पूरा ध्यान रखा। ओह, अपना चेहरा भी कम से कम नहीं देख रही हूँ। सेरेना, इस बारे में थोड़ी देर से सोचो। फिर वो अरुण से कहती है, क्यों नहीं, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे बड़े भाई? सेरेना की इस बात से अरुण थोड़ा परेशान होता है। फिर सेरेना कहती है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर अरुण समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सेरेना। ठीक है, चलिए टहलने चलते हैं। सेरेना कहती है, क्या क्या तुम दोनों ने कुछ सुना? अब आप वापस जा सकते हैं। मैं अपने भाई के साथ टहलने जा रही हूँ। अरुण समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, जी हाँ, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप निश्चित रह सकते हैं। कुछ देर बाद अरुण और सेरेना टहलने लगते हैं। टहलते हुए सेरेना अरुण से कहती है, आपको कैसा लगता है? क्या आप अभी भी ठीक है? तुम थके हुए लग रहे हो। अरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो मैं ठीक हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सेरेना। सेरेना ना में जवाब देती है। फिर अरुण कहता है, मुझे माफ करना, आपकी यादें अभी तक ठीक से नहीं लौटी है। सेरेना कहती है, हाँ, हालांकि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुझे अभी भी याद है। अरुण पूछता है, क्या याद है? तो सेरेना जवाब देती है, वह बहुत क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे पता है कि मैं तुमसे नफरत करती थी। जिससे अरुण थोड़ा डर जाता है। सेरेना सोचती है, क्या उसे लगता है कि मैं उससे फिर से नफरत करने लगूंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे भली भांति पता है कि सेरेना की भावनाएं कभी मेरी नहीं होंगी। अगर उनके मन में उसके लिए स्नेह था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। मेरे अंदर बस खालीपन और करवाहट ही थी, और साथ ही हार मानने का एहसास। एक ऐसा एहसास जिसका अनुभव एरान ने सेरेना से कभी नहीं किया था। फिर सेरेना अरुण से कहती है, मुझे माफ कीजिए कि मैंने पहले तुमसे नफरत की थी भाई। सोचने लगती है, मुझे महसूस हो रहा है कि अरुण मेरे करीब आ रहा है। अरुण घबरा कर कहता है, सेरेना तुम क्या कह रही हो? सेरेना सिर झुकाते हुए कहती है, भाई, इस समय मुझे सच में बहुत खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाती है और अरुण बस सेरेना को ही देखते रहते हैं। सेरेना अरुण की तरफ झुककर खड़ी हुई होती है। उसे ऐसा करता देख अरुण उसे रुकते हुए कहते हैं, सेरेना, क्या ऐसा हो सकता है? सेरेना के भाई मन ही मन सोचते हैं, आप दोबारा मरने की कोशिश तो नहीं करने वाले हैं। सेरेना कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। अरुण सोचने लगते हैं, इस तरह से माफी मांगनी चाहिए सेरेना जैसी कोई। यहाँ क्या बकवास चल रहा है?
फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह कोई बात नहीं। सेरेना कहती है, भाई तुम कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? फिर वह सोचने लगती है, जब मैं उसे लगातार भाई कहकर बुलाती हूँ तो मुझे उतना शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जितनी पहले अपनी बहन को ऐसा करते समय होती थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि अरुण मेरे ज्यादा करीब है? फिर अरुण सेरेना से कहते हैं, क्योंकि आपका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो क्या कुछ देर के लिए लेट जाना बेहतर नहीं होगा? भले ही इससे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो। आपको कैसा लगता है? सेरेना अरुण की बातें सुनकर सोचती है, जब अरुण ने मुझे यह बात बताई तो उसमें जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस समय अपने माता पिता के सामने खड़े होकर किया था। बचपन में मुझ पर बहुत सारी उम्मीदें थी और मुझे इस बात का डर रहता था कि मुझे अनुशासित करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैं प्यार पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उनकी निगाहों की परवाह करती हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह मुझसे नफरत ना करे? अगर मुझे दोबारा छोड़ दिया गया तो मैं क्या करूँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रॉब्लम यह है कि अरुण ने दूसरे के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया। प्यार पाना चाहता था। मैं अबैंडन्ड नहीं होना चाहती थी। अरुण मुझे अपने बचपन की याद दिलाता था। मैं कितना बेवकूफ हूँ। अगर मुझे वापस जाकर अपने बचपन के दुख से मिलने का मौका मिले तो मैं अपना छोटा सा हाथ पकड़कर उससे कहूंगी, मुझे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं है। वह अंत तक आपसे प्यार नहीं करेंगे। अगर मैं ऐरान का हाथ पकड़कर उसे यह बात कहती तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती? असली सेरेना भी कुछ इसी तरह दयनीय हालत में थी। बंद करो, मेरे मरने से पहले प्लीज कोई मेरे साथ रहे। शायद अगर यह वर्तमान होता तो कम से कम अरुण दोबारा ऐसा नहीं होने देता। इस मामले में वो मुझसे कहीं बेहतर है। थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद सेरेना कहती है, क्या वह सच है? भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है। सीन कट होकर घर पे शिफ्ट होता है जहाँ सेरेना के पापा और मम्मी घबराए हुए होते हैं। पापा कहते हैं वह राजकुमारी एरियल से मिलना चाहती है, जहाँ पर अरुण कहता है हाँ, सेरेना उससे मिलना चाहती है और माफी मांगना चाहती है। मॉम कहती है लेकिन सेरेना को किस बात ने इतना खास बनाया? पापा अपना माथा पकड़ते हुए कहते हैं उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कुछ दिन ही पहले वह, अरे हाँ, क्या वाकई ऐसे बच्चे और राजकुमारी को मिलने देना चाहिए था? अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है पिताजी, सब ठीक है। उसने अब तक किए गए सभी बुरे कामों के लिए मुझसे माफी मांगी। उसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ अंश वापस आ गए हैं। यह सेरेना ही होगी। यही शायद एकमात्र कारण था कि वह एरियल से मिलना चाहती थी, नहीं राजकुमारी से। मॉम कहती है लेकिन आपको उसके साथ जाना होगा। अरुण कहता है मैं समझ गया माँ। सीन कट होता है और महल के बगीचे। हम देखते हैं कि बगीचे में सेरेना और एरियल बैठे हुए होते हैं। एरियल बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, उसने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। सेरेना सोचती है, आयरलैंड फ्रैंकलिन साम्राज्य की राजकुमारी, अरुण की प्रेमिका फ्रैंकलिन साम्राज्य की राजकुमारी, इस कहानी की नायिका एरियल फ्रैंकलिन। जी हाँ, राजकुमारी एरियल। फिर वह सोचने लगती है। सेरेना सोचती है, उस लड़की को सामने से देखने पर वह सचमुच नायिका जैसी लग रही थी। जब वो अरुण के बगल में बैठी तो वे कितने खूबसूरत जोड़े लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि उनके चेहरे इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी हो। मुझे भी हैरानी होता है कि क्या उन दोनों का प्यार नियति से जुड़ा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि लेखक सेरेना के भाई को एक दयनीय पुरुष नायक के रूप में चित्रित कर सकता है। वे हॉलीवुड की तरह है। मुझे इससे
ज्यादा लॉजिक कुछ और नहीं सोचता। अच्छा, इस जोड़े को अलग करने वाला भी मैं ही हूँ। नहीं, ये सरीना है, इस शरीर की मालकिन। दोनों जम गए हैं, बिल्कुल खरगोश की तरह। सरेना उठ खड़ी होती है और प्रिंसेस की तरफ झुककर कहती है, मैं राजकुमारी से अपने अब तक की असभ्य और शर्मनाक बिहेवियर के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और सोचने लगती है, हमेशा विनम्रतापूर्वक अभिवादन करे और माफी मांगे। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो एक वयस्क का यही बिहेवियर होना चाहिए। जिससे प्रिंसेस शॉक हो जाती है और सेरेना से कहने लगती है, आप क्या कर रहे हो? राजकुमारी, ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकतें मत करो। अपना सिर उठाओ, क्या आप अनकंफर्टेबल नहीं है? सेरेना कहती है, मैं सच कह रही हूँ राजकुमारी। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि मुझ जैसा इंसान इतनी अचानक बदल गया। हालांकि मरने से ठीक पहले ही मैंने अपने कामों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अगर आप मुझे माफ भी कर दे तो भी मैं आपको मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ही उन पापपूर्ण चीजों को बनाया है। लेकिन मैं अब भी यही कामना करती हूँ कि आप दोनों साथ में खुश रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर राजकुमारी सेरेना से कहती है, शुक्रिया राजकुमारी सेरेना। खुशहाल चेहरे को देखकर सेरेना दंग रह जाती है और सोचती है, वह बहुत सुंदर है। और सिनकट होकर एतन पर जाता है, जो कपड़े पहनकर तैयार होकर गलियारे से जा रहा है। सारे नौकर झुके हुए होते हैं और बटलर कहते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों पर वापस जाए और हमेशा की तरह कड़ी मेहनत करे। तभी उनकी नज़र एथन पर पड़ती है और वो एथन से कहते हैं, क्या हाल ही में राजकुमारी ने आपको मारा नहीं है? एथन कहता है, हाँ, जब से उसकी याददाश्त गई वह अचानक एक अलग इंसान बन गई। नौकर कहने लगते हैं, बहुत बढ़िया एथन, तुमने बहुत मेहनत की है। मेड कहती है, जी हाँ, एथन की बदौलत हम उस लेडी के कई कोड़ों से बच पाए। मैंने श्री एथन जैसा कुशल इंसान कभी नहीं देखा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद एथन। एथन फिर कहता है, नहीं, आपने मुझे जो भी शब्द कहे उन सब के लिए शुक्रिया। मेड कहती है, लेकिन यह अजीब भी है, क्या याददाश्त खोने के कारण किसी इंसान का व्यक्तित्व इतना बदल सकता है? यह सही है, या फिर किसी बात ने उसका मन बदल दिया? बटलर कहते हैं, अरे नौकर होने के नाते तुम मालिक के मामलों में दखल नहीं दे सकते। जल्दी करो और अपने काम पर वापस जाओ। मेड्स की बातें सुनकर एथन सोचने लगता है, उसका व्यक्तित्व बदल गया या फिर किसी बात ने उसका मन बदल दिया होगा। वह सेरेना की तरफ देखता है, जो अभी भी बिस्तर पर इधर उधर लुढ़क रही होती है और सोच रही होती है, मेरे भाई की सगाई का समारोह जल्दी होने वाला है। नॉवल में उन दोनों का रिश्ता सगाई समारोह के बिना ही टूट गया था। अगर सेरेना ने माफी मांग ली होती तो सब कुछ जल्दी सुलझ जाता। अब क्या सेरेना? जैसे ही मैं राजकुमारी को फोन करके माफी मांग लूं, दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख पहले ही तय कर ली है। मैंने अपनी मौत को कुछ और समय के लिए टालने का फैसला किया। अगर मेरे भाई के खुशी के दिन से पहले मेरी मौत हो जाए तो सेरेना की दुखद मौत से क्या फर्क पड़ेगा? फिर लुकास आता है। सेरेना सोच रही होती है, लुकास पिछले 2 हफ्ते से मेरे कमरे में आ रहा है। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसका चेहरा इतना खराब है, अगर मैं थोड़ी देर और लेटी रहूं तो मुझे यकीन है कि वह मुझे एक हिट देगा। फिर वो लुकास से कहती है, तो मैं अब बैठ जाऊंगी। लुकास मुस्कुराते हुए सेरेना से कहते हैं, अगर आप हर समय बैठे रहते हैं तो यह अच्छा नहीं है।
आपको सूरज की रोशनी की जरूरत है। अगर आप पर्दे खोलेंगे तो धूप सेक सकेंगे। लुकास कहता है, तुम्हारी आलस देखकर क्या एक दिन तुम सांस लेना ही बंद कर दोगी? आलसी। सेरेना कहती है, मिस्टर लुकास, आपने ही मुझे सशत विश्राम से बचाया। लुकास उसकी बातों पर चिल्लाते हुए कहता है, राजकुमारी। सेरेना उसकी चीख से चौंक कर सोचती है, हे भगवान, कितना क्रूर। अचानक फिर लुकास शांत होकर कहता है, माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज राजकुमारी के शरीर को लेकर मेरी चिंता को समझे। सेरेना एथन की तरफ देखती है, जो चुप खड़ा होता है। फिर सेरेना लुकास को देखते हुए सोचती है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलना चाहिए था। मुझे यकीन है, और मैं सच कह रही हूँ। लुकास एक्टिंग में अच्छा था। वह एक ऐसा सज्जन, विनम्र और दूसरों के प्रति फ्रेंडली व्यक्तित्व वाला इंसान। उसका रियल पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ड्यूक के परिवार और लेडी मेन किरदार को छोड़कर सेरेना को शामिल नहीं किया गया था। जब तक अभी खड़ा नहीं हो जाती, उसका एक्टिंग बंद नहीं होगा। क्या आप उसे अब और देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं हार गई। मैं टहलने जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। फिर सेरेना उठने लगती है। एथन शॉक होकर राजकुमारी कहकर पुकारता है। सेरेना सोचती है, बाथरूम जाने के अलावा मैं हमेशा बिस्तर पर ही खाना खाती हूँ और सोने के लिए लेट जाती हूँ। मेरे पैरों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। वो लुकास से कहती है, सर लुकास। तभी उसका ध्यान एथन पर जाता है। सेरेना सोचती है, अगर मैं उससे अभी पूछूं तो क्या वह मुझे और भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा। फिर वो एथन को बुलाती है, क्या आप इधर आ सकते हैं? प्लीज मेरी थोड़ी मदद करें। एथन जल्दी जल्दी आता है। इस बीच सेरेना गिर जाती है। एथन आकर सेरेना को उठा लेता है और पूछता है, सेरेना ठीक है या नहीं? सेरेना सोचती है, क्या आप भी एक एक्टर हैं? मुझे हैरानी है कि क्या आप सच में मेरे बारे में चिंतित है। एथन सेरेना को उठाता है। यह देखकर लुकास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सेरेना सोचती है, लेकिन तुम अब भी बहुत प्यारे हो। एक्टिंग में तुम उतनी अच्छे नहीं हो लुकास के मुकाबले, जो सांप जैसा है। सेरेना, तुम ऐसे लोगों से प्यार क्यों करती थी? ठीक है, कहानी में ऐसा लिखा है, लेकिन सच में क्यों? मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इंसान तो आखिरकार एक रहस्यमय प्राणी है। मुझे इस तरह का परिपूर्ण जीवन मिलने के बावजूद भी जाने की इच्छा नहीं थी। मैं भाग्यशाली थी कि मैं नौकर या गुलाम नहीं बनी, वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। फिर वो एथन से पूछती है, आपका सही नाम क्या है? एथन उसकी तरफ चौंक कर देखता है। सेरेना फिर पूछती है, आपका नाम क्या है? एथन कहता है, एथन। फिर सेरेना कहती है, एथन, आप पर यह नाम बिल्कुल फिट बैठता है। जिस पर एथन कंफ्यूज हो जाता है। सेरेना सोचती है, ओ हो गया, मेरे दिल की धड़कन की आवाज निकल आई।